चलो आज स्टार्ट करते हैं अपने यूरोप में राष्ट्रवाद। ठीक है, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो सबसे पहले अगर राष्ट्रवाद की बात करें हम, तो राष्ट्रवाद का उदय कहाँ होता है? यूरोप में होता है। यूरोप में भी अगर हम बात करें तो आपने सबसे पहले एक चीज पढ़ी थी, फ्रांसीसी क्रांति। क्या पढ़ा था? फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति है वो 1789 में होती है, 1789 में होती क्यों है? यहाँ जो ब्रू राजवंश था, हमने क्या पढ़ा? फ्रांस के अंदर जो राजवंश था ब्रू राजवंश, उसका लुई जो 16वां था, उसके विरोध में यहाँ के लोगों ने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के, राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत होकर के यहाँ क्रांति की थी, और वही क्रांति है वो धीरे धीरे पूरे यूरोप में फैल गई थी। तो यूं मान सके हैं जितना भी हमारा यहाँ जो सिस्टम रहेगा कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद से ही यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय वो होता है। अब एक चीज यहाँ और आती है, वो आती है कि जो राष्ट्रवाद है उसके लिए क्या ऐसे कारक थे जो उत्तरदायी थे। तो सबसे पहले इसमें आपको नोट करना है कि फ्रेडरिक सरयू एक विद्वान था, नाम था फ्रेडरिक सरयू। उसका कल्पनादर्श याद रखेंगे ना? फ्रेडरिक सरयू का नाम क्या याद रखेंगे? सरयू का कल्पनादर्श, यानी ये यूटोपिया का हिंदी अनुवाद है। इंग्लिश में क्या नाम दिया था इन्होंने? यूटोपिया नाम दिया था। यूटोपिया का हिंदी अनुवाद हमने किया कल्पनादर्श। कल्पना का मतलब था उसने कल्पना की थी। क्या किया उसने? कल्पना की थी। किसने? फ्रेडरिक सरयू ने। ये कल्पना थी कि किस प्रकार से हमारा देश है वो एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो, किस प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में संगठित हो। तो उसने जो दृष्टिकोण है वो 1848 में, कब? 1848 में ये फ्रांसीसी था। कौन था ये? 1848 में जो सरयू था वो एक फ्रांसीसी था, और इसने एक चित्र बनाया था। सबसे पहले क्या बनाया इसने? चित्र बनाया था, एक आकृति बनाई थी। और ध्यान रखना ये इसने 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। कितने चित्रों की? 4 चित्रों की। प्रश्न पूछा जा सकता है, फ्रेडरिक सरयू ने अपने कल्पनादर्श में क्या बताया? यूटोपिया भी नाम ले सकता है। क्या नाम ले सकता है? यूटोपिया। तो यूटोपिया में जो अपने फ्रांसीसी कलाकार था जिसने चित्रों की श्रृंखला बनाई, उसमें कितने चित्र थे? 4 चित्र थे। इसमें लोकतांत्रिक और सामाजिक जो गणराज्य है उसका चित्र है वो दिखाया गया था कि किस प्रकार से जो लोग हैं वो, एक झंडा होगा, एक पोशाक होगी। और इसने उस टाइम ये भी बताया था कि यहाँ जो फ्रांस का झंडा है, पोशाक है ना, देश की वेशभूषा वो कैसी होनी चाहिए और उसका झंडा है वो कैसा होना चाहिए। तो उसने तिरंगे झंडे की कल्पना की थी। यानी फ्रांस का झंडा सरयू में जो दिखाया उस टाइम वो कैसा था? तिरंगा झंडा था। 3 रंग का झंडा है उसकी कल्पना उसने की थी। तो एक झंडे और एक पोशाक की कल्पना। बात करेंगे हम यूरोप व अमेरिका के लोग इसमें दिखाए गए थे। कौन कौन से एरिया के लोग दिखाए गए थे? यूरोप व अमेरिका के लोग, जिसमें पुरुष भी हैं महिलाएं हैं। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी स्वतंत्रता की देवी की एक मूर्ति है। स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी क्या है? स्वतंत्रता की देवी की एक मूर्ति है। उस देवी की मूर्ति के चारों ओर वो संगठित होकर के लोग, और जैसे अपने भीड़ इकट्ठी होती है ना, तो पुरुष और महिला उसके अंदर है वो आते हैं। और इस प्रकार से निरंकुश शासन, निरंकुश शासन यानी अभी हमने पहले पढ़ा था कि जो निरंकुश शासन था उसके अंत की बात है वो यहाँ पे करते हैं। यानी एक तरीके का जो राजाओं का राजवंश था जो चल रहा था फ्रांस में, तो उस सरयू ने जो चित्र बनाया उसके अंदर 4 आकृतियों का चित्र है वो बनाया था उसने। उसमें ये दिखाया गया कि किस प्रकार से लोग हैं वो सारे एक झंडे के साथ खड़े हैं और एक ही पोशाक के अंदर खड़े हैं। तो इस प्रकार का चित्र उसने बनाया था 1848 में। जो फ्रांसीसी कलाकार था फ्रेडरिक सरयू। आपको ये जानना है कि इसमें किन किन देशों के लोग थे? यूरोप के थे और अमेरिका के लोग थे। अब उसमें क्या कहा कि राष्ट्र क्या है? सबसे पहले अगर हम बात करें, आपके अनुसार राष्ट्र क्या है? राष्ट्र, आप बताओ राष्ट्र क्या है? जैसे हम बात करें हमारे भारत के संदर्भ में, तो हमारा भारत एक राष्ट्र है। हाँ,
बिल्कुल, बिल्कुल, सुंदर तरीके से अगर हम ध्यान देखें, तो लोगों का एक समुदाय है, लोगों का समुदाय है। कैसे लोगों का समुदाय है? भिन्न-भिन्न भाषा के लोग हैं, भिन्न-भिन्न धर्मों के लोग हैं, भिन्न-भिन्न जाति के लोग हैं, हर प्रकार के लोग हैं। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जाए राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र एक समुदाय है लोगों का, ऐसे लोगों का समुदाय है जिसके अंदर जाति, धर्म और वेशभूषा सबकी क्या है? अलग-अलग है, लेकिन वो एक नाम से इकट्ठे रहते हैं। वो रहते हैं राष्ट्र के नाम से। जैसे हम बोलते हैं कि हम चाहे राजस्थान के हो, चाहे हम पंजाब के हो, चाहे हम हरियाणा के हो, हम क्या हैं? हम भारतीय हैं। तो हम भारतीय हैं, यही हमारा क्या है? राष्ट्रवाद है। हम भारतीय हैं, यही हमारा क्या है? राष्ट्रवाद है। तो ऐसी ही धारणा यूरोप के अंदर आती है और यूरोप में क्या होता है फिर? ये जो लोग हैं, वो अपने आप को जोड़ने की कोशिश करते हैं, एक साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं और अ, फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट रेनल था, उसने इस प्रकार की परिभाषा वो दी थी। फ्रांसीसी दार्शनिक अर्नेस्ट, याद रखिएगा नाम, फ्रांसीसी अर्नेस्ट रेनल, याद रख लेना, अर्नेस्ट रेनल। अर्नेस्ट रेनल के अनुसार राष्ट्र क्या है? अर्नेस्ट रेनल के अनुसार राष्ट्र क्या है? तो राष्ट्र क्या है? लोगों का एक समुदाय है, जिनकी अलग अलग जातियां हैं, जिनके अलग अलग धर्म है, और इन सब के बावजूद भी वो सब लोग क्या है? एक राष्ट्र की भावना से प्रेरित होते हैं, एक राष्ट्र के लिए समर्पित होते हैं। तो ये है राष्ट्र की परिभाषा। इसके बाद हम बात करेंगे फ्रांसीसी क्रांति 1789 की, हमने बात कर ली। क्रांतिकारियों के द्वारा जो इस्तेमाल किए गए उसमें जो उपाय हैं उनके बारे में हम प्रश्न लिखेंगे। फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, फ्रांसीसी क्रांति जो हमने पढ़ी 1789 में, क्रांतिकारियों के द्वारा इस्तेमाल किए गए उपाय कौन कौन से ऐसे उपाय थे या कौन सी ऐसी प्रथाएं थी? तो इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनने जा रहा है, ये ध्यान रखना, इसमें एक एक पॉइंट बताऊंगा मैं। लो पेट्री, लो पेट्री का मतलब होता है पितृभूमि, याद रखिएगा क्या? जो प्रथाएं थी उसमें लो पेट्री यानी पितृ से, जो पिता से, ठीक है ना? तो याद रखना, एक तो आ गया लो पेट्री, पितृभूमि यानी पिता की जो जमीन या जो विरासत है वो। दूसरा है लेसिटोन, लेसिटोन क्या है? प्रश्न याद रख लेना इसी में, लेसिटोन ये नागरिकता से संबंधित है, ये नागरिकता से संबंधित है। तो लेसिटोन, एक तो लेसिटोन आ गया, एक क्या आ गया? लोपेट्री। तो लोपेट्री का मतलब हो गया ये पिता की जो भूमि है उससे संबंध आ गया। इसमें दूसरा जो बनेगा वो बनेगा राष्ट्रीय सभा, जो नाम बदल करके बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्टेट जनरल थी, उसका नाम बदल के क्या बनाया था इन्होंने? राष्ट्रीय सभा बना दिया। कब बनाया? जून 1789 में। तो ये याद रखना, जून 1789 में। तो जो जनरल स्टेट थी, पहले जनरल स्टेट हुआ करती थी, उसका नाम बदल करके इन्होंने क्या कर दिया? इन्होंने इसका नाम कर दिया राष्ट्रीय सभा। फिर राष्ट्र के लिए अगर और बात करें हम, अगला तत्व तो इन्होंने बनाया, राष्ट्र के लिए गीत बनाए थे, देशभक्ति जो गीत होते हैं ना राष्ट्र के लिए, उन गीतों का बनाया। और सभी के लिए समान कानून, जो नागरिक संहिता होती है ना, सबके लिए समान नागरिक संहिता का इस्तेमाल है वो इन्होंने किया। और सबसे बड़ी भाषा थी वो थी इनकी भाषा से संबंध। तो यहाँ थी फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया इन्होंने? फ्रेंच भाषा। यानी किसी भी राष्ट्र की एक भाषा तत्व में बांधने का साधन होता है, किसी भी राष्ट्र को एकता में बांधने का साधन क्या होता है? उसकी भाषा होती है। जैसे हमारे यहाँ हमारी भाषा है वो हिंदी है, हिंदी पूरे राष्ट्र को एक साथ जोड़ती है ना, ऐसे ही यहाँ कौन सी भाषा थी? फ्रेंच भाषा थी। एक एक पॉइंट को नोट करते जाना आप। तो फ्रेंच भाषा है वो यहाँ की राष्ट्रभाषा के रूप में ले ली गई। ये राष्ट्रवाद के तत्व हैं जो उन्होंने फ्रांस वालों ने किए थे स्टार्ट में। आपसे यही प्रश्न ज्यादा पूछा जाएगा कि किस प्रकार से इन्होंने जो बनाए, एक तो लापेट्री, एक लेसिटोन जो ये विचार थे वो, फिर पूर्व राजशाही जो ध्वज था, अभी हमने पढ़ा था ना कि पूर्व में जो राजा का झंडा था, है ना, पूर्व में राजशाही जो झंडा था उसके स्थान पे क्या कर लिया इन्होंने? तिरंगा अपना लिया था कि हमने ये झंडा छोड़ना है क्योंकि ये हमारी गुलामी का प्रतीक था, और हम कौन सा झंडा लेंगे? तिरंगा झंडा लेंगे। तो इस प्रकार से तिरंगा झंडा इन्होंने अपना लिया। और
एक फ्रेंच भाषा बना ली। जो नाप की इकाइयां होती है ना, तोल की इकाइयां, वो पहले अलग अलग एरिया की अलग अलग होती थी। अब इन्होंने क्या किया, पूरे राष्ट्र के लिए एक इकाई बना ली। मान लो यहाँ 100 ग्राम है, दूसरी जगह भी वो 100 ग्राम ही रहना चाहिए। यहाँ 1 किलो है तो दूसरी जगह वो 1 किलो ही रहना चाहिए। यहाँ का 1 मीटर दूसरी जगह 1 मीटर ही रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि दूसरी जगह जाए और वो इकाई घट जाए या बढ़ जाए। तो इस प्रकार से इन्होंने एक ही इकाई बना ली नाप और तोल की। याद रहेगी ना ये सारी चीजें। आगे देखिए, फ्रांस यूरोप का सबसे अधिक आबादी वाला देश था उस टाइम जब ये क्रांतियां हो रही है ना। तो उस टाइम यूरोप महाद्वीप में सबसे ज्यादा आबादी रखने वाला देश था फ्रांस। और शिक्षित वर्ग ने जेकोबिन क्लब बनाए थे। जो यहाँ के शिक्षित लोग थे ना, वो इकट्ठे होकर के और देश को राष्ट्रता के नाम पे एक क्लब बनाया था। नाम याद रखना, जेकोबिन क्लब। जेकोबिन क्लब। तो ये क्लब क्यों बना, ये बना राष्ट्र के लिए कि राष्ट्र किस प्रकार से संगठित करना है, हमें राष्ट्र को किस प्रकार से एक राष्ट्र के रूप में बनाना है। जितने लोग शिक्षित लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन्होंने एक क्लब है वो बनाया था, जेकोबिन क्लब। स्वतंत्रता और समानता के मित्र माने गए थे, है ना। ये लोग थे आपस में, क्या थे वो, स्वतंत्रता और समानता के मित्र थे। इसके बाद आएंगे हम नेपोलियन के लिए। अगला जो स्टेप हम रखते हैं, देखो एक बार थोड़ा सा इसमें रखता हूँ, आपको बैक हिस्ट्री में लेके जाऊं। नेपोलियन बोनापार्ट था, फ्रांस के अंदर पढ़ा ना हमने, तो किस प्रकार से उसने देश में जो ब्रूबोन्स है वो समाप्त होने के बाद जब वो राजा बनता है, नेपोलियन बोनापार्ट वहां का जब राजा बन जाता है, तो वो अनेक प्रकार के लोगों की हत्याएं करवा देता है और करवा देता है। पिछली घटना पढ़ी ना हमने। तो इस प्रकार से एक प्रकार की अव्यवस्थाएं हैं वो उसके समय में फैली थी। तो नेपोलियन का समय था 1769 से लेकर के 1821 में। उन्होंने क्रांति में भारी युद्धों के दौरान समय में अनेक अभियान किए थे। अनेक अभियान है वो नेपोलियन ने यूरोप में किए थे। यानी 1804 से लेकर के 1815 तक सम्राट रहता है नेपोलियन, फ्रांस का सम्राट। 1804 से लेकर के 1815 तक, याद रखना 1804 से 1815 तक कौन रहा, नेपोलियन रहा। कहां का सम्राट रहा, ये रहता है फ्रांस का सम्राट। हाँ, इसके बाद देखिए, लोकतंत्र को नष्ट इसने क्या कर दिया, एक तरीके से लोकतंत्र जो स्थापित हो रहा था ना, उसको नष्ट कर दिया था और एक नागरिक संहिता बनाई थी। याद रखना, प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, नेपोलियन ने जो नागरिक संहिता बनाई, जिसको नेपो कोड कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, 1804 में नेपो कोड, है ना। नेपोलियन का एक नागरिकता से संबंधित नियम था, है ना। तो उसका नाम लिया था इसने नागरिक संहिता या नेपो कोड। इस नेपो कोड की विशेषताएं बताऊंगा मैं आपको। प्रश्न क्या बनेगा, नेपोलियन ने जो 1804 में नागरिक संहिता का जो नियम बनाया, उसके नियम या उसकी विशेषताएं क्या थी। तो उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं थी, एक एक करके नोट करें। जन्म के बाद सभी अधिकारों को हटा दिया, यानी जो जन्म से अधिकार मिल रहे हैं ना, और क्या मिला है, कानून के समक्ष सबको समानता और स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ, सभी को क्या दिया, समानता और स्वतंत्रता का, संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया था। जो संपत्ति रखते ना अपने पास, उस संपत्ति का अधिकार भी वहां पे दिया गया। और जो डच गणराज्य है, स्विट्जरलैंड है, इटली है, जर्मनी है, इनके विभाजन को सरल बना दिया गया और सामंती व्यवस्था को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। किसानों को दासता से मुक्ति दे दी थी, हमने पढ़ा ना एक बार के लिए, फ्रांस में मुक्ति हुई थी, दासों की भी मुक्ति हुई थी, ठीक है ना। और शहरों में गिल्ड प्रणाली को हटा दिया गया था। शहरों में क्या चलती थी, गिल्ड प्रणाली चलती थी, वो भी उस टाइम नेपोलियन की जो संहिता है उसमें हटा दिया गया था। सार्वभौमिक कानून, माप प्रणाली और राष्ट्रीय मुद्रा की स्थापना की गई थी। जैसे हमारे देश में राष्ट्रीय की मुद्रा है ना, ऐसे क्या है हमारी मुद्रा, रुपया। भारत की मुद्रा है वो क्या है, रुपया। ऐसे ही वहां पे एक फिक्स मुद्रा का है वो चलन कर दिया गया। बात करेंगे हम इसके बाद उदारवाद की। राष्ट्रवाद की क्रांति में जो योगदान दे रहे हैं ना, उदारवाद, लैटिन शब्द लिबर से लिया गया है। उदारवाद शब्द कहां से आया, लैटिन शब्द लिबर से, जिसका अर्थ है आजाद, आर्थिक उदारवाद। और ये सारा जो मतलब जो लैटिन शब्द उदारवाद है वो आजादी से ही संबंध है। क्या है,
हम आजाद रहे, स्वतंत्र रहे, किसी की कोई गुलामी ना करे। तो इसके अंदर देखो, एक तो आर्थिक उदारवाद, यानी पूंजी की जो आवाजाही है, जिसके पास जितना पैसा है वो रख सकता है। आज हमें है क्या, संपत्ति का अधिकार, पूंजी का अधिकार है, लेकिन एक सीमा के तहत है, उसका हमें टैक्स भी देना पड़ता है। अगर बहुत ज्यादा किसी के पास पूंजी है तो उसका वो टैक्स भुगतान करता है, गवर्नमेंट को होता है कि नहीं होता है। तो इस प्रकार से संपत्ति का अधिकार है वो दिया गया। 1815 के बाद एक रूढ़िवाद का जन्म होता है। क्या होता है? रूढ़िवाद, जो मौजूदा व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। जो व्यवस्था थी, रूढ़िवादियों का काम क्या होता है बताओ? जो वहां उस टाइम की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को बनाए रखना। जैसी व्यवस्था चल रही है, रूढ़िवादी वही होते हैं ना, जो व्यवस्था चल रही है जैसा है वैसा चलने दो। हाँ, पुरानी व्यवस्था को चलने देना, बनाए रखना। एक राजनीतिक और धार्मिक प्रवृत्ति। अब आता है वियना संधि, है ना। उस टाइम ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, बहुत सुंदर बात बताऊंगा आपको, मैटरनिक। कहा के, एक कोटेशन याद रखना, ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कौन था? मैटरनिक। ये कहावत है ना इसकी, वो हर जगह छपती है, हर परीक्षा में छपती है। क्या कहा था मैटरनिक ने? फ्रांस से इतना प्रभावित था। इसने क्या कहा था फ्रांस के बारे में? इसने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है, जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। बहुत याद रख लोगे क्या, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम लग जाता है। अर्थात पूरा यूरोप है वो प्रभावित किससे है? फ्रांस से है। ऐसा किसने कहा था? मैटरनिक ने कहा था। तो मैटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। हाँ, ऑस्ट्रिया के चांसलर मैटरनिक की ये कहावत है। तो मैटरनिक ने यूरोप में एक योजना बनाई थी। यह होती है, वीना संधि होती है, याद रख लेना। मैटरनिक के सानिध्य में, की अध्यक्षता में एक समझौता होता है, नाम होता है वियना संधि। याद रख लेंगे क्या? पीछे भी हमने पढ़ा है वियना संधि के बारे में। हाँ, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर जो मैटरनिक है, यूरोप के लिए एक योजना बनाई थी। वियना संधि क्या है? वियना संधि, इसके अंदर पूरे यूरोप की योजना बनाई गई थी कि यूरोप कैसा होना चाहिए, कैसा नहीं होना चाहिए, इसके अंदर क्या क्या देश होने चाहिए, कौन कौन सा सिस्टम यूरोप में होना चाहिए। इस संधि के तहत वो निर्धारित किए गए थे। और नेपोलियन के बनाए नियमों को इसमें पलट दिया गया था। हमने पढ़ा था ना ऊपर, जो नेपोलियन की संहिता थी उसमें जो नियम बनाए गए थे, प्रश्न यही आता है कि उस नियमों को किस संधि के तहत पलटा गया? तो वो पलटा गया वियना संधि के तहत। तो वियना संधि की अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अभी हमने पढ़ा था मैटरनिक, जो अभी मैंने बोला था ऑस्ट्रिया का चांसलर था मैटरनिक, वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। और उनके सानिध्य में इस संधि के जो पुराने नियम थे उनको पलट करके नए नियम बनाए। प्रश्न ये बनेगा कि उस संधि में कौन से नए नियम है वो बनाए गए। आपको याद रखना, बुर्बो राजवंश को सत्ता बहाल किया जाए। अब वापिस लोग क्या सोच रहे हैं अभी, कि जो फ्रांस का पुराना राजवंश था, नाम क्या था? बुर्बो राजवंश, जिसका हमने 16वां जो लुई था उसको हमने बोला था भी सत्ता से बाहर कर दिया गया था। अब वो क्या कह रहे हैं दोबारा से कि उसी वंश को वापिस सत्ता में लाया जाए। कौन से वंश को? बुर्बो वंश को सत्ता में फिर बाहर किया जाए और फ्रांस के हड़पे हुए क्षेत्र है वो खो दिए जाए। अभी संधि के तहत खो दिए गए। क्या खो दिए गए? फ्रांस ने जो एरिया नेपोलियन के टाइम में हड़प लिया था, उस हड़पे हुए एरिया को खो दिया गया। फ्रांसीसी विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर राज्य श्रृंखला स्थापित कर दी गई थी, राज्य बना दिए गए, स्टेट बना दिए गए उसको, फ्रांस के विस्तार को रोकने के लिए, ताकि फ्रांस है वो आगे यूरोप के अन्य देशों पर हमला ना करे। नए रूढ़िवादी जो आए उनका उद्देश्य देखो, 1815 में जो वीना संधि हुई उसके तहत जो नए रूढ़िवादी थे उनके बारे में हम बात करेंगे। उन्होंने आधुनिक सेना की स्थापना की थी। प्रश्न ये पूछा जाएगा, हमने ऊपर जो पढ़ा था वो तो पलटी जो वियना संधि के तहत शर्तें पलटी गई वो थी, और अब जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं
कि नए रूढ़िवादी जो आए उन्होंने इसके तहत क्या किया था, तो आधुनिक सेना की स्थापना किसने की थी, नए रूढ़िवादियों ने, पुराने वालों ने नहीं, जो नए रूढ़िवादी बने उन्होंने। और कुशल नौकरशाही, नौकरशाही क्या होता है, किसको बोलते हैं नौकरशाही, बताओ, नौकरशाही किसको बोलते हैं, ना नौकरशाही का मतलब होता है जितने भी सरकारी नौकर होते हैं ना, अधिकारी, जितने भी सरकारी अधिकारी होते हैं वो सब क्या होते हैं, नौकरशाह होते हैं। अपना आईएएस आरएएस ये सारे क्या हैं, नौकरशाह हैं। तो इस प्रकार की जो सत्ता थी ना, उसका इस्तेमाल कुशल नौकरशाही में इन्होंने विश्वास किया। समझ आ रही है नौकरशाही का, सरकारी मिशनरी कर्मचारी सारे, गतिशील अर्थव्यवस्था, तीसरा पॉइंट है इसका, अर्थव्यवस्था क्या क्या होना चाहिए, गति होनी चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए अर्थव्यवस्था। सामंतवाद और दासता का उन्मूलन किया इसने, दासता जो एक बार फिर से आ गई थी, हमने पढ़ा था नेपोलियन के टाइम में पुनः दासता आ गई, एक बार मुक्त हुई, तो उसी दासता का इन्होंने उन्मूलन किया था। किसने किया बताओ, नए रूढ़िवादियों ने। अब हम बात करेंगे आगे क्रांतिकारी जो मैक्सिनी का जन्म है, वो मैक्सिनी का जन्म इटली में होता है, याद रखना प्रश्न यही से पूछ जाता है। मैक्सिनी कहां के क्रांतिकारी थे, इटली में हुआ था। मैक्सिनी का जन्म 1805 में इटली में हुआ और ये कार्बोनरी संस्था के सदस्य थे। कार्बोनरी संस्था क्या होती है, कार्बोनरी संस्था, कार्बोनरी संस्था यानी ये एक गुप्त संगठन था। क्या था भाई, गुप्त संगठन था, कार्बोनरी संस्था एक गुप्त संगठन था इटली का, है ना। और इसका सदस्य बनता है, आपको याद रखना है कि मैक्सिनी का जन्म 1805 में, लिख दूं 1805 में जन्मे कौन, मैक्सिनी। कहां जन्मे, इटली में जन्मे, है ना। किसके सदस्य बने, कार्बोनरी संस्था के सदस्य बने, जो कि एक क्रांतिकारियों का गुप्त संगठन था। और 1830 से लेकर के 1848 तक जो जुलाई क्रांति की पहली घटना होती है, 1830 से लेकर के 1848 तक जुलाई क्रांति की पहली घटना 1830 में होती है, जुलाई घटना के नाम से जाना जाता है इसको। आपने बात किया था अभी मेटरनिक, कौन थे, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। जब फ्रांस छींकता है, तो मैंने यही बात उसकी बोली थी कि उसने क्या कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में जुकाम लग जाती है। पूछ लेता है प्रश्न, क्या पूछ लेता है, यही कोटेशन दे करके कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में जुकाम लग जाती है। किसने कहा था, ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मेटरनिक ने कहा था। और इसके बाद अगला जो पॉइंट बनता है हमारा, वो बनता है यूनान में 1832 में कुस्तुदिनिया की संधि पर है वो हस्ताक्षर करने के बाद एक राष्ट्र बनता है। यूनान कब राष्ट्र बनता है, तो आपको याद रखना है 1832 में क्या होती है, कुस्तुनतुनिया की संधि होती है। कौन सी संधि, कुस्तुनतुनिया की संधि, याद रहेगा ना। हाँ, और यूरोप एक राष्ट्र के रूप में उदय होता है, यूरोप एक राष्ट्र के रूप में उदय होता है 1832 में। तो ये थी राष्ट्रवाद की कहानी कि किस प्रकार से यूरोप में है वो राष्ट्र बनने लगे थे। इसके बाद आगे अगले अध्याय में करेंगे, इसी अध्याय का अगला भाग है वो करेंगे।